हेलो, स्टडी विथ वशिष्ठा चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री का एनसीईआरटी का टॉपिक शुरू किए थे, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसमें हम लोग 2 पार्ट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के आने से समय के साथ साथ जब नई नई तकनीकें आती हैं तो उससे लोगों के जीवन यापन की शैली में क्या बदलाव आता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। और आगे हम लोग ये देखेंगे कि अफ्रीका के लोगों को अंग्रेजों ने, ब्रिटेन वालों ने और यूरोपीय देशों ने किस प्रकार अपना गुलाम बनाया, इस चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं तकनीक की भूमिका। देखिए, समय समय पर कुछ ना कुछ नया नया तकनीक आते ही रहता है। जैसे आज के डेट में तो टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट आपका हो गया है। आज के डेट में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं। लेकिन जिस जमाने की बात की जा रही है, 19वीं सदी की बात की जा रही है, तो 19वीं सदी से पहले उतना तकनीक नहीं था। 19वीं शताब्दी में कुछ नए नए टेक्नोलॉजी आए जिससे लोगों का जीवन यापन काफ़ी सरल हो गया। उनके ज़िंदगी जीने का ढंग, उनके रहने सहने का ढंग, उनका आवागमन का साधन और खाने पीने की वस्तुओं को आयात या निर्यात करना, ये उन लोगों के लिए काफ़ी सरल हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन सा नया नया टेक्नोलॉजी आया था उस समय, जिसने कि यूरोपवासियों का और पूरे विश्व के लोगों का जीवन यापन सरल कर दिया। तो यहाँ देखते हैं 19वीं सदी में हम लोग देखेंगे तकनीक की भूमिका। यहाँ देखिए, हम किस जमाने की तकनीक की बात कर रहे हैं, तो हम लोग 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि 19वीं सदी में टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजिंग हुआ, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर हम लोग 19वीं सदी का बात करते हैं, 19वीं सदी में, तो 19वीं सदी में आपका क्या क्या आया, तो आपका टेलीग्राफ आ गया था, आपका रेफ्रिजरेटर आ गया था, रेलवे आ गया था, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ आ चुका था, टेलीग्राफ हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, रेलवे आ गया और स्टीम शिप आ गया था। रेलवे और स्टीम शिप। देखिए, टेलीग्राफ के जरिए क्या होता था, जैसे मान लेते हैं कि टेलीग्राफ लाइन के जरिए कोई भी मैसेज जो होता है हमारा, ये एक जगह से दूसरे जगह तक बहुत ही कम समय में पहुंच जाता है। तो 19वीं सदी के पहले ये सारी तकनीक दुनिया में मौजूद नहीं थी। लेकिन 19वीं सदी में अचानक जब परिवर्तन होता है तो टेलीग्राफ का सिस्टम आ जाता है, जिससे कम्युनिकेशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। चाहे वह व्यवसाय की दृष्टिकोण से हो या पर्सनल व्यक्तिगत दृष्टिकोण से हो, तो इससे कम्युनिकेशन मैसेज को आदान और प्रदान करना बहुत ही आसान हो जाता है। और दूसरी चीज जो आई थी, रेफ्रिजरेटर आई थी। तो रेफ्रिजरेटर ने भी लोगों के जीवन को काफी सरल बना दिया। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर के आने के पहले क्या होता था कि अमेरिका से जिंदा जानवर को यूरोप में ले जाया जाता था। जहाजों में उसको लोड किया जाता था जानवरों को, और उसको यूरोप में ले जाया जाता था और वहां के मार्केट में बेचा जाता था। तो जिंदा जानवर को ले जाने में कस्टम ड्यूटी यानी कि टैक्स जो है, ये ज्यादा पे करने पड़ता था। जब हम लोग एक देश से दूसरे जगह में व्यापार करते हैं दूसरे देश में, तो उसका जो है कि टैक्स हमको देना पड़ता है। तो टैक्स जो है कि ज्यादा कॉस्टली पड़ता था। लेकिन जब रेफ्रिजरेटर आ गया तो यही बिजनेस करने में सुविधा हुई, यही चीज सस्ता मिलने लगा। हुआ क्या कि रेफ्रिजरेटर आने के बाद अब लोगों ने क्या किया कि अमेरिका में ही जानवरों को काट कर उसका मांस निकाल लेते थे
और उसको फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में लोड रख देते थे और जहाज के जरिए वो क्या करते थे अपने देश यूरोप में ले जाते थे और वहाँ मांस को बेचते थे। तो इससे क्या होता था कि मांस पे उतना ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता था जो कि उनको जिंदा जानवरों पर देना पड़ता था। तो उनके जीवन में ये सुविधाएं हुई। रेलवे के बारे में तो हम लोग देख ही चुके थे कि रेलवे लाइन का विस्तार क्यों किया गया, चाहे वह खेती बाड़ी के दृष्टिकोण से हो या अन्य व्यापार के दृष्टिकोण से हो। कहीं भी किसी भी देश के किसी कोने में किसी खेत में कोई फसल या कोई भी चीजों का उत्पादन हो रहा है तो उसको दूसरे देश में ले जाने के लिए सबसे बेहतर रास्ता क्या था, तो समुद्री मार्ग था। और समुद्री मार्ग के जरिए उस सामान को विदेशों में ले जाने के लिए उसको बंदरगाह तक पहुंचाना जरूरी था। तो बंदरगाह तक कैसे पहुंच सकता था, तो इसके लिए रेल लाइन बिछाया गया। और रेलवे लाइन बिछाने के बाद जब ट्रेनें चलने लगी तो ट्रेन में सामानों को लोड कर दिया जाता था और उसे सही समय पर बंदरगाह तक पहुंचा दिया जाता था। और बंदरगाह तक पहुंचाने के बाद फिर उसको जहाजों में लोड किया जाता था और यूरोपीय देशों में चल जाते थे। तो इस प्रकार समय के साथ जब नया नया तकनीक आता है तो व्यापार और व्यवसाय भी क्या होता है, विश्व के सभी देशों का फलता फूलता है और लोगों का जीवन भी सरल हो जाता है। दूसरा स्टीम इंजन जो था, ये भी जो है कि लोगों की जिंदगी में जो है कि काफी अहम भूमिका निभाया। लोगों की जिंदगी में कई क्रांतियां लाई और व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी यह जो है कि क्या हुआ, काफी फायदेमंद हुआ। अब यहाँ देखिए ये क्या होता था कि परिस्थिति 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 जहाजों के आविष्कार के बाद परिस्थिति जहाजों के आविष्कार के बाद अब हमें ये बताइए कि जब रेफ्रिजरेटर आ गया तो अब क्या हुआ कि जिंदा जानवरों को नहीं ले जाया जाता था। अब क्या होता था कि उनका मांस काट के उनको मारकर उनका मांस निकाल लिया जाता था और रेफ्रिजरेटर में रखकर उसको जहाज में लोड किया जाता था और उसको यूरोपीय देशों में पहुंचाया जाता था। जानवरों को मारकर उनके मांस को जानवरों को मारकर उनके उनके मांस को यूरोप भेजा जाता था। यूरोप भेजा जाता था। अब क्या हुआ कि व्यापार करने में जो है कि काफी आसानी हो गई, क्योंकि पहले क्या था, पहले ये था कि जो है कि जानवर को ही ले जाया जाता था। तो जानवर को ले जाने में क्या होता था कि खर्चा ज्यादा पड़ता था, कस्टम ड्यूटी जो है कि क्या होता था, ज्यादा पे करने पड़ता था। तो इससे व्यवसाय करने में जो है कि क्या होता था, काफी घाटा होता था, मुनाफा उतना नहीं हो पाता था। लेकिन जब प्रोसेसित जहाज आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, तो जिंदा जानवरों को न ले जाकर और वहीं पे अमेरिका में क्या करते थे कि उसको काटते थे, उसको मारते थे जानवर को और उसका मांस जो है कि निकाल कर रेफ्रिजरेटर में भरते थे और जहाज में लोड करके अपने देश में क्या करते थे, ले जाते थे। और इस प्रकार उन्हें क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता था। तो हम लोग देखें कि तकनीक ने किस प्रकार लोगों का जीवन बना, व्यापार और व्यवसाय किस प्रकार फला फूला और आम लोग भी इससे किस प्रकार प्रभावित हुए। अब हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे, अफ्रीका के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम लोग बताए थे कि यूरोपीय देश वाले थे, यानी खासकर ब्रिटेन उस समय जो सबसे शक्तिशाली हुआ करता था, तो उन लोगों के टारगेट पे 4 देश थे। पहला भारत हो गया, दूसरा अमेरिका हो गया, तीसरा अफ्रीका हो गया और चौथा चीन हो गया। ये 4 देशों के बारे में हम जिक्र किए थे। तो जिसमें बताए थे कि भारत में तो फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर अंग्रेज लोग काफी सफल हो गए। उन्होंने अपना जो है कि भारत पे कब्जा जमा लिया। लेकिन अगर हम लोग जो है कि बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में भी देखे थे कि अमेरिका में उनका ये तरीका काम नहीं चला और वहां उन्होंने क्या किया कि वहां बीमारियां फैला दी, प्लेग फैला दी आलू में, और भी चेचक वगैरह की बीमारी के कारण, ये सारे चीजों के कारण बहुत सारे अमेरिकन मारे जाते हैं और वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाते हैं और वहां की राजनीतिक सत्ता पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। अब बात रही अफ्रीका की, तो अफ्रीका में भी भारत वाली सिस्टम काम नहीं करी। भारत में जो नीतियां अंग्रेजों ने अपनाई, ये नीति उनकी अफ्रीका में काम नहीं की, क्योंकि अफ्रीका के लोग काम धंधा नहीं करना चाहते थे। वहां खनिज संपदा इतना अधिक था कि वो लोग जो है कि उनका जीवन यापन मूलभूत
या तो प्रकृति से चलता था, जानवरों से चलता था, या तो पेड़ पौधों से चलता था। उनके पास भेड़ और बकरियां काफी ज्यादा होती थी। वे लोग भेड़ बकरी को ज्यादा पालते थे और पाल कर उसी से अपना जीवन यापन गुजारा करते थे। तो जब अंग्रेज लोग वहां गए तो उन लोगों ने ऐसी ऐसी नई नई तरह की जो है कि योजनाएं बनाकर, जैसे पहले उन्होंने क्या किया कि जानवरों में बीमारी फैला दी। बीमारी फैलाने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं। तो मजबूरी में जो है कि अफ्रीकन लोगों को अंग्रेजों की बगानों में काम करने पड़ता है। और काम इस तरह काम करने का रिस्ट्रिक्शन इस तरह रहता है कि उनको व्यक्तिगत आज़ादी नहीं रहती है। वो अपने निजी जीवन के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। वो कंपनी के मालिक जो उनका कैंपस था उसी कैंपस में रहना होता था। वो बाहर भी नहीं जा सकते थे। और दूसरा नियम ये बनाया था, एक उत्तराधिकार का नियम बनाया था, जिसमें क्या था कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपके एक फादर हैं, उनका 4 बेटा है, तो जो है कि फादर के मृत्यु के बाद उनका जो भी संपत्ति है तो किसी एक बेटे को ही मिलेगा। यानी कि कोई एक बेटा ही उत्तराधिकारी हो सकता है और बाकी के अन्य बेटे तो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि संपत्ति एक को ही मिलेगी। तो बाकी के 3 लोगों को मजबूरी में अंग्रेजों के बगानों में क्या करना होगा, काम करना होगा। तो इस तरह अफ्रीकन लोगों को उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपना गुलाम बनाया। तो हम लोग अभी देखेंगे कि यूरोपियों द्वारा अफ्रीका के लोगों को रास्ते पर ले जाने के लिए क्या कदम उठाए गए। तो हम शुरू करते हैं, अफ्रीका के बारे में देखते हैं। हम लोग अफ्रीका के बारे में देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यूरोपीय द्वारा अफ्रीका के लोगों को रास्ते पर यूरोपीय द्वारा यूरोपियनों द्वारा अफ्रीका के लोगों को रास्ते पर लाने के लिए उठाए गए कदम। यानी कि किस प्रकार उन लोगों ने क्या किया कि अफ्रीका के लोगों को उन लोगों ने अपना गुलाम बनाया। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स का चर्चा करेंगे कि कैसे उन लोगों ने जो है अफ्रीका के लोगों को अपना गुलाम बनाया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अत्यधिक टैक्स। उन लोगों पर टैक्स जो है कि बहुत अधिक जो है कि लाद दिया, जिसे न चुकाने की स्थिति में उन्हें काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, अत्यधिक टैक्स। पहला हो जाएगा अत्यधिक टैक्स। यानी कि लोगों पर क्या किया गया, टैक्स को ज्यादा लाद दिया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, अंग्रेज लोग, यूरोपियन लोग, कि अफ्रीकी लोगों पर बहुत अधिक टैक्स, बहुत अधिक कर लगा दिए गए जिसे न चुका पाने की स्थिति में न चुका पाने की स्थिति में देखिए, अभी बताया कि अत्यधिक टैक्स, यानी कि अफ्रीका के जो मूल निवासी थे उन लोगों पर अंग्रेजों ने क्या किया कि बहुत ज्यादा टैक्स लगा देते हैं। और जब अफ्रीकन लोग नहीं चुका पाते हैं, जाहिर सा बात है कि जो व्यक्ति प्रकृति पर डिपेंडेंट है, जगह जमीन पर डिपेंड कर रहा है, और जो है कि अंग्रेज लोग वहां जाकर उन लोगों पर ज्यादा टैक्स लगा देंगे, तो उनका तो मूलभूत इनकम क्या है, जगह जमीन से जो अनाज का उत्पादन होता है या भेड़ बकरियों को चराकर वो लोग पशुचारण करके पशुओं से कुछ पैसा कमाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा टैक्स नहीं दे सकते हैं। तो जब ज्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा और वो लोग टैक्स को नहीं पे कर पाएंगे, तो इस स्थिति में क्या होगा कि उनको काम करने के लिए बाध्य होना होगा। उन्हें काम करने के लिए काम करने के लिए
बाध्य होना पड़ा, बाध्य होना पड़ा। जैसे हम लोग भी देखे थे कि हम लोगों के यहाँ भी जब अंग्रेज लोग आए थे तो जमीन से रिलेटेड बहुत सारे टैक्स लगाए थे, जमींदारी व्यवस्था, रैयतबाड़ी व्यवस्था, मालवाई व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं के जरिए जो है कि क्या किया जाता था, टैक्स लगा दिया जाता था। जिससे जमींदारी में क्या होता था कि जमींदार लोग किसानों से ज़्यादा पैसा लेते थे और जो है कि फिर कुछ पैसा अंग्रेजों को देते थे और कुछ पैसा अपना बचा लेते थे। तो इस प्रकार बेचारे किसान तो गरीब के गरीब रह जाएंगे और जमींदार लोग भी कमा लेंगे और अंग्रेज को भी मुनाफा हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ भी अफ्रीका में इन लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया कि वहाँ गए तो देखे कि अफ्रीकन लोग बहुत धनी हैं, इन लोग कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं। और जाहिर सा बात है कि जिसके पास जगह जमीन ज़्यादा रहेगा और खेती बाड़ी ज़्यादा है या जानवर वगैरह लोग ज़्यादा पालते हैं तो वो लोग नौकरी करना नहीं चाहेंगे। जैसे पहले के ज़माने में हम लोग भी अपने यहाँ देखते हैं, आप लोग के यहाँ भी बड़े बुजुर्ग लोग जो होंगे तो देखते होंगे कि हर लोगों के यहाँ पहले 50 बीघा 60 बीघा जमीन रहता था और वो लोग सरकारी नौकरी भी करना नहीं चाहते थे, वो लोग जमीन में ही अपना काम करवाते थे और जो है कि अनाज को बेचकर अपना जीवन यापन बिताया करते थे, कोई काम करना नहीं चाहता था। तो ये बात 19वीं शताब्दी की जा रही है। तो उस समय जो है कि अफ्रीका के लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन था और अफ्रीका ऐसे भी खनिज संपदा में क्या है, काफी धन्य है। तो वो लोग काम क्यों करेंगे, और चूंकि जब उनको अपना गुलाम बनाना है तो ये लोग कुछ ना कुछ नीतियां तो अपनाएंगे ना। तो अंग्रेज लोग क्या किए कि उन लोगों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा देते हैं और जानबूझकर ऐसा करते हैं कि ये लोग जो है कि टैक्स को नहीं चुका पाएंगे और नहीं चुका पाएंगे तो मजबूरी में हमारे यहाँ काम करना होगा। और हुआ भी यही, अंग्रेजों के हित में ही हुआ, क्योंकि ज्यादा टैक्स लगाने के कारण अफ्रीकन नहीं चुका पाते हैं और नहीं चुका पाते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, अफ्रीकन लोगों को अंग्रेजों के बगानों में क्या होता है, काम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अब देखिए, अब दूसरा नियम उन्होंने क्या बनाया, एक उत्तराधिकार कानून में संशोधन किया उन्होंने। दूसरा जो नियम बनाया था अफ्रीकन लोगों को गुलाम बनाने के लिए, यह था उत्तराधिकार कानून में, उत्तराधिकार कानून में संशोधन। यहाँ देखिए, दूसरा हथकंडा जो अंग्रेजी लोगों के द्वारा अपनाया गया अफ्रीका के लोगों को गुलाम बनाने के लिए, तो उत्तराधिकार कानून में संशोधन किया गया। उत्तराधिकार का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कि परिवार में अगर फादर हैं तो फादर का जो संपत्ति है तो उनके मरने के बाद उनके बेटों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। उत्तराधिकार कानून यही कहता है। लेकिन इस कानून को अंग्रेजों ने क्या किया, बदल दिया अफ्रीका में। उन लोगों ने क्या किया कि इस कानून में परिवर्तन करके ऐसा कानून बनाया कि परिवार का एक ही सदस्य जो है ये संपत्ति का वारिस होगा, उत्तराधिकारी होगा। और जब ऐसा कानून पेश हो गया, ये जो है कि लागू हो गया, तो परिवार के अन्य लोगों को तो बेरोजगार होना पड़ा और बेरोजगार होने के लिए, मजदूरी करने के लिए क्या होना पड़ा, बाध्य होना पड़ा। और जब बाध्य हो गए तो वो अंग्रेज लोगों के बगानों में काम करने लगे। तो इस कानून के अनुसार क्या था, ये कानून जो बनाया, तो इस कानून के तहत क्या था, ये कानून में क्या संशोधन किए, तो इस कानून के तहत, इस कानून के तहत परिवार का एक ही सदस्य, एक ही सदस्य संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा, संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। इससे परिवार के अन्य सदस्यों को मजदूरी करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जाहिर सी बात है कि मान लेते हैं कि आप किसी का फादर है
उसके पास 60 बीघा जमीन है। अब उसके मरने के बाद कानून तो यही कहता है ना कि अगर 4 बेटे हैं तो 15-15 बीघा सभी में बांट दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इसमें संशोधन कर दिया। क्या किया कि अगर फादर के पास 60 बीघा जमीन है और उसके 4 बेटे हैं, तो 4 बेटे हैं तो उसके मरने के बाद ये 60 बीघा जमीन उसका किसी एक ही बेटा को दिया जाएगा। तो एक बेटा तो अमीर हो गया, उसको 60 बीघा जमीन मिल गया। बाकी जो है कि 3 बेटे जो थे वो क्या हो गए, उनको तो संपत्ति भी नहीं मिली, वो तो गरीब के गरीब रह गए, उनको परिवार में कोई हिस्सा भी नहीं मिला। तो अब वो क्या होंगे, किसी भी तरह जिंदा रहने के लिए, अपनी जिंदगी को जीने के लिए वो क्या करेंगे, मेहनत और मजदूरी करेंगे। जो भी छोटा मोटा काम मिलेगा उस काम को वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जैसे भी होगा वो करेंगे। और हुआ यही, ये नियम जब लागू हो गया अफ्रीका में, तो संपत्ति एक ही व्यक्ति को मिल रही है, तो परिवार के अन्य लोग बेरोजगार हो गए। और ऐसी स्थिति में मेहनत मजदूरी करने के लिए वो लोग क्या होते हैं, वो लोग बाध्य हो जाते हैं, और बाध्य होने के कारण अंग्रेजों के बगान में इन्हें काम करने पड़ता है। अब यहाँ देखिए अगला एक बीमारी ये लोग लेकर आए थे, रिंडर पेस्ट लाए थे। क्योंकि आप लोग को बता चुके थे कि अफ्रीका के लोग जो थे मवेशियों को ज्यादा पालते थे, जानवरों को क्या करते थे, बहुत ज्यादा पालते थे। तो ज्यादा पालते थे तो वो लोग अंग्रेज लोग देखे कि कैसे इनके पास जानवर है, तो ये लोग तो काम धंधा करेंगे नहीं, तो क्या किया जाए, कुछ ऐसा दिमाग लगाया जाए कि जो है कि इनको भी हम लोग अपना गुलाम बना लें। तो इसके लिए क्या किए कि एक बहुत ही रेंडर पेस्ट एक बीमारी थी, मवेशी में होने वाला बीमारी था। ये बहुत ही घातक और तेजी से फैलने वाला बीमारी था। तो इसको क्या किए थे कि 1800 के दशक में जो है कि ये क्या किया, ये जो है कि अफ्रीका के लोगों को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। और ये कहाँ से लाया गया था, तो ये एशिया से लाया गया था। और एशिया से ये वायरस लाकर क्या कर दिया गया, और अफ्रीका में जानवरों में फैला दिया गया, और बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं और मारे जाते हैं। तो वहां के लोग जो मवेशियों को पालते थे तो उनसे उनको हाथ धोने पड़ जाता है, और जब उनका मवेशी सब मर जाता है तो मजबूरी में उनको क्या करना होगा, अंग्रेजों के बगानों में उनको काम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो आगे देखिए अगला पॉइंट है रिंडर पेस्ट। अगला देखिए, अगला आपका है तीसरा पॉइंट, रिंडर रिंडर पेस्ट। ये बहुत ही क्या था, घातक और तेजी से फैलने वाली मवेशी प्लेग थी। ये क्या था, घातक और तेजी से फैलने वाली मवेशी प्लेग थी। एक वायरस था जो जानवरों में हुआ करता था, ये बहुत ही तेजी से फैलता था। जैसे आपका कोविड हुआ, मनुष्य में हो रहा था, ये बहुत ही तेजी से फैल रहा था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति संक्रमित हो गए। तो इसी तरह जानवरों में होने वाली ये बीमारी थी रिंडरपेस्ट, एक प्लेग थी की तरह। तो ये जो है कि जानवरों में होता था, और ये जो है कि एक से दूसरे जानवर जो है कि बहुत बुरी तरह क्या हो जाते थे, प्रभावित हो जाते थे। तो ये 1800 के दशक में क्या हुआ, अफ्रीका को बुरी तरह से क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। मवेशी प्लेग था जो 1800 के दशक में 1800 के दशक में अफ्रीका को पूरी तरह अफ्रीका को पूरी तरह प्रभावित किया। ये बीमारी जो था अफ्रीका के लोगों को क्या कर दिया, बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। और जाहिर सा बात है कि वो लोग जानवर पालने वाले हैं, और जानवरों में ये लोग बीमारी फैला दिए तो जानवर तो मर गया ना। और जो लोग जानवर पर डिपेंडेंट है तो उनका रोजी और रोजगार चला गया, वो लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए तो उनका जीवन यापन क्या हो गया, तबाह हो गया। और वो लोग मजबूरी में मेहनत और मजदूरी करने के लिए बाध्य हो गए, और अंग्रेजों के बगानों में इनको काम करने पड़ा। अब बात करते हैं कि रेंडर पेस्ट कहाँ से लाया गया था। तो रिंडर पेस्ट जो था ये एशिया से लाया गया था। इसे संक्रमित मवेशी के द्वारा ले गया था, जिसे ब्रिटिश एशिया से लेकर आए थे। अब रिंडर पेस्ट जो था इसको कहाँ से लाया गया था,
रेंडर पेस्ट को संक्रमित मवेशी से लाया गया था, जिसे ब्रिटिश एशिया से लाए थे। चूंकि ये जानवरों में फैलने वाली बीमारी थी, तो जानवरों में फैलने वाली बीमारी थी तो ये जानवरों के द्वारा ही फैलाया गया। तो ये जो है एशिया से ले जाया गया था। अंग्रेज लोग क्या थे कि एशिया से किसी जानवर को, ऐसा जानवर को उठाए जिसमें कि यह बीमारी रिंडरपेस्ट था, बहुत ही संक्रामक और तेजी से फैलने वाला बीमारी। और उस मवेशी को ले जाकर कहाँ छोड़ दिए, तो अफ्रीका में छोड़ दिए। और जिस मवेशी को छोड़ा गया एशिया से ले जाकर, तो वो तो बीमारी से ग्रसित था ना, और उसके संपर्क में जितने भी मवेशी आएंगे तो उन लोगों को भी रिंडरपेस्ट हो जाएगा। और रिंडरपेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वो सारे लोग भी जो है कि मारे जाएंगे, मवेशी लोग। और मवेशी लोग मारे जाएंगे तो उनकी जीवन क्या हो जाएगी, जो उस पर डिपेंडेंट है, जो व्यक्ति जिनका इनकम का एक स्रोत है, तो वो तो प्रभावित हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे। और बेरोजगार होने के बाद उनको मजबूरी में अंग्रेजों के यहाँ क्या करना होगा, काम करना होगा। अब यहाँ देखिए अगला क्या था कि जब ये लोग अंग्रेजों के यहाँ काम करने के लिए जो है कि बाध्य हो गए, तो इन लोगों को क्या करना रहता था, तो इन लोगों को कैंपस के अंदर ही रहना होता था। अब देखिए पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं। पांचवा में क्या था, व्यक्तिगत आजादी पे क्या कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया था। व्यक्तिगत व्यक्तिगत आजादी पर रोक लगा दिया गया। यानी कि ये लोग मजबूरी में जब अंग्रेजों की कंपनियों में काम करने के लिए बाध्य हो गए और काम करते थे, तो उनकी व्यक्तिगत आजादी पे जो है कि क्या हो गया था, रोक लगा दिया गया। और अंग्रेजों की खानों में जो लोग काम करते थे, खान में काम करने वाले लोगों को, खानों में काम करने वाले लोगों को कैंपस के अंदर ही रहना, कैंपस के अंदर ही रहना पड़ता था, और उन्हें घूमने फिरने की छूट नहीं थी, तथा उन्हें घूमने फिरने की छूट नहीं थी। अब यहाँ देखिए, अगर मान लेते हैं ठीक है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है कि काम करता है, आज के डेट में भी लोग काम करता है, कहीं किसी ऑफिस में, तो कोई ना कोई काम करके कुछ पैसा लोग कमाते हैं और अपना जीवन यापन गुजारते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन आज के दौर में क्या है, काम करने का एक सिस्टम है। हम कहीं भी किसी ऑफिस में काम करें, सरकारी में या प्राइवेट में अगर कहीं भी काम करते हैं, तो इसका वर्किंग आवर का क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है कि हमको कंपनी में, फैक्ट्री में या कोई भी जॉब कर रहे हैं तो हमको 8 घंटा, 10 घंटा या 12 घंटा हमको काम करना है, या हम ऑफिस का काम करेंगे। इसके बाद तो हम अपनी जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरा जीवन जो है, मेरा बाकी का समय जो है, ये हमारे परिवार के लिए है। हमें अपने निजी जीवन में कहीं भी घूमने फिरने का, या कहीं भी इधर उधर जाने का, या बीच बीच में कभी छुट्टियां जो मिलती हैं, तो उसमें हम कहीं भी घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। हम अपनी मर्जी का खाना खा सकते हैं, अपनी मर्जी के घर में रह सकते हैं, अपनी वैभव के अनुकूल, अपनी औकात के अनुसार हम लोग अपना जीवन यापन गुजार सकते हैं। आज के डेट में तो ऐसा नहीं है कि जहां हम काम कर रहे हैं तो वहां कंपनी का मालिक या हमारा ओनर जो है ये रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि तुमको जो है कि यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना है, यहीं खाना है, यहीं काम करना है, और इसी कैंपस के भीतर ही रहना है। यानी कि तुम्हारी दुनिया जो है इतनी ही चार दीवारी के बीच में कैद है, यहाँ से तुम बाहर नहीं जा सकते हो, घूम फिर भी नहीं सकते हो।
तो ये क्या हो गया, ये तो गुलाम बनाना हो गया ना, कि व्यक्तियों को क्या किया जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है, कि वो लोग अपने बगान में काम करवा रहे हैं, मजदूरी करवा रहे हैं, अंग्रेजों लोग अपने खानों में इनसे काम करवा रहे हैं अफ्रीकन से, और उन्हें कहीं बाहर भी जाने नहीं देते। काम भी मैक्सिमम ड्यूरेशन का, लॉन्ग आवर तक काम लिया जाता था, पेमेंट कम दिया जाता था, और कहीं बाहर भी घूमने के लिए नहीं दिया जाता था। तो इस तरह क्या हुआ कि उनका जीवन तो एक तरह से काफी क्या हो गया, बहुत ही दयनीय हो गया, वो लोग गुलाम बन गए। तो अफ्रीकन लोगों को जो है कि अंग्रेजों ने रास्ते पर लाने के लिए, अपना गुलाम बनाने के लिए ये सारे कदम उठाए थे, जिसमें पहला क्या था, अत्यधिक टैक्स। उन लोगों ने देखा कि ज्यादा टैक्स लगा देते हैं, टैक्स नहीं दे पाएगा तो ऑटोमेटिक काम करने के लिए बाध्य होगा, हमारा गुलाम बन जाएगा। दूसरा उत्तराधिकार के कानून में संशोधन कर दिए, देखे कि इन लोगों के पास जमीन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, अगर मान लेते हैं कि परिवार के सदस्य में बांट भी दिया जाएगा, तो इतनी ज्यादा जमीन है कि ये लोग कहीं काम नहीं करेंगे। जमीनों से या तो अनाज का उत्पादन करके अपना जीवन यापन बिता लें, ये तो काम करने वाले हैं नहीं। तो वो लोग क्या किए कि कुछ ऐसे कानून बना देते हैं कि जो है कि संपत्ति का अधिकार एक को मिलेगा, तो बाकी तो भैया बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगार हो जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ काम करना होगा, और काम करने के लिए अंग्रेजों के यहाँ जाना होगा, और अपने बगानों में ये काम करवाएंगे, और काम करवाने के बाद वहीं इनको रखेंगे और अपना गुलाम बना कर रखेंगे। तीसरा चीज, एक बीमारी फैला दिया, बीमारी जेंडर फैला दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे जानवरों को पालते थे, उनसे उनका जीवन यापन चलता था, बहुत सारा पैसा कमाते थे। तो इस स्थिति में अंग्रेजों ने देखा कि इनको कैसे रास्ते पर लाएं। तो अंग्रेज लोग कहाँ गए, एशिया गए, और एशिया से एक संक्रमित मवेशी को खोजे, और उस मवेशी को एक बीमारी था, रिंडर पेस्ट था, एक प्लेग था, और ये बहुत तेजी से फैलता था, यानी कि इसके संपर्क में जो भी लोग आ जाए, जो भी जानवर आ जाएगा, चाहे एक आए, 10 लाख आए, या 10,000 आए, जितने भी जानवर इसके संपर्क में आएंगे सभी को ये रिंडर पेस्ट हो जाएगा। तो वो क्या किए कि एशिया से ले गए और ले जाकर वहां अफ्रीका में छोड़ दिए। अब उस जानवर जिसको रिंडर पेस्ट हो गया है, एशिया से ले गए हैं, और उसके संपर्क में इन लोगों का जानवर आएगा, अफ्रीकन वालों का, जिसपे कि वो लोग डिपेंडेंट हैं, तो उन लोगों को भी रिंडर पेस्ट हो जाएगा, और ये बहुत ही घातक और जानलेवा था। तो इस तरह जो मवेशी अफ्रीका के लोग पाले रहे थे, तो उनको बीमारियां हो जाती हैं, और वो सारे जानवर क्या होते हैं, मारे जाते हैं। और मरने के बाद अब बेचारे अफ्रीकन लोग क्या करेंगे, उनको तो 2 पैसा का इनकम जो है कि जानवर को पालने से हो रहा है, और जानवर मर गया, तो इस स्थिति में क्या होगा, क्या वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगार होने के बाद अंग्रेजों के यहाँ इनको काम करना पड़ेगा। और जब अंग्रेजों के यहाँ ये लोग काम करेंगे, तो ये लोग अंग्रेज लोग क्या करते थे कि ये लोग खान का काम करवाते थे, या कोई बगान में काम करवाते थे, तो उनको एक कैंपस के अंदर ही रखते थे। इनको बाहर भी जाने का, कैंपस के बाहर जाने का भी अनुमति नहीं था। इनका वर्किंग आवर, काम करने का घंटा भी ज्यादा था, और पैसा भी इन्हें क्या दिया जाता था, बहुत ही कम दिया जाता था। यानी कि इनकी जिंदगी जो है कि पूरी तरह अंग्रेजों के सिकंदे में आ जाती है। और इस प्रकार अफ्रीका के लोगों को इन लोगों ने क्या किया, गुलाम बनाया। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत के बारे में, कि भारत से के लोगों को कैसे ये लोग रास्ते पर लाए। और इसमें हम लोग देखेंगे इंडिया के बारे में, कि भारत से अनुबंधित श्रमिक जो हैं किस प्रकार विदेशों में जाते हैं। ये लोग अनुबंध के आधार पर जाते थे, एक एग्रीमेंट के तहत जाते थे, जिससे कि इनको झांसा देकर बुलाया जाता था, और वहां जाने के बाद वहां की वास्तविक स्थिति का इन लोगों को पता चलता था, भारतीयों को, कि हम कहाँ आ गए, किस दुनिया में आ गए। पहले तो जो नौकरी दिलाते थे, ये खूब झांसा देते थे कि अच्छा काम रहेगा, अच्छा इनकम होगा, बहुत आजादी है, अच्छी जिंदगी जियोगे। लेकिन जब ये लोग वहां जाते थे, कंपनी के मालिक के यहाँ काम करते थे, तो वहां की स्थिति के बारे में इनको पता चलता था। तो ये बहुत पछताते थे कि हम कहाँ आकर फंस गए, लेकिन कर भी क्या सकते थे, वो एग्रीमेंट के तहत इनको क्या करना था, काम करना था। तो अब हम लोग देखते हैं कि भारत के लोगों को इन लोगों ने कैसे प्रभावित किया।
तो अब हम लोग देखेंगे भारत के बारे में। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। हम लोग देखते हैं कि भारत से कैसे जो है अनुबंधित श्रमिक विदेश में जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग अनुबंधित श्रमिक किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वास्तव में अनुबंधित श्रमिक अनुबंधित का मतलब क्या हुआ, अनुबंध के तहत, एक एग्रीमेंट के तहत। तो ये जो थे क्या थे, बंधुआ मजदूर को संदर्भित करता है। बंधुआ मजदूर को संदर्भित बंधुआ मजदूर को संदर्भित करता है, जो एक अनुबंध के तहत, जो एक अनुबंध के तहत थे। अब यहाँ देखिए अनुबंधित श्रमिक का मतलब क्या हुआ। अनुबंधित का मतलब हुआ कि एक पेपर पर स्टाम्प लगाकर आपसे हम 10 साल या 15 साल का एग्रीमेंट करा लिए कि आपको 10 साल 15 साल मेरे यहाँ ही काम करना है, आप हमारे यहाँ जो है कि काम नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट करा लिए, आपका सिग्नेचर है, मेरा सिग्नेचर है, तो आप क्या हो गए, एक अनुबंधित श्रमिक हो गए। यानी कि 15 साल तक आप काम नहीं छोड़ सकते हैं, आप जब भी कीजिएगा काम तो मेरे यहाँ ही कीजिएगा। इसके लिए आपका जो भी पगार हम निश्चित किए हैं उतना ही पगार में आपको क्या करना होगा, काम करना होगा। अगर इस 15 साल के दरमियान मान लिया जाए कि कोई आपको अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, तो आप हमारे यहाँ नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने एग्रीमेंट में साफ तौर पर लिखा है कि 15 सालों तक आप हमारे यहाँ काम करेंगे। जैसा मान लिया जाए कि आपको हम 10,000 रुपया महीना पर रखे, एक एग्रीमेंट करा लिए कि 15 साल 20 साल तक आप मेरे यहाँ काम कीजिएगा। अब मान लेते हैं 5 साल के बाद आपको 1 लाख महीना का नौकरी का ऑफर आ जाएगा, तो इस स्थिति में आप हमारे यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप एग्रीमेंट किए हुए हैं करने के लिए 20 साल तक। 20 साल जब कंप्लीट होगा तभी आप दूसरी जगह आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस एग्रीमेंट के तहत अगर कोई काम मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुबंध के आधार पर काम मिलना। यानी कि एक एग्रीमेंट के तहत आपको काम मिला, और इसको गांव देहात के लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, बंधुआ मजदूर कहा जाता है। यानी कि बंधा हुआ मजदूर कि इतना दिन तक जो है कि वो काम को छोड़ ही नहीं सकता है, उसी का जो है कि मतलब क्या करना है, उसको काम करना है। तो इस तरह जो है कि भारत से इन मजदूरों को ले जाया जाता था। तो ले जाया जाता था विदेशों में, तो ये लोग तो अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे। अगर किसी को पता चल जाए कि जो है कि तुमसे सिग्नेचर कराएगा, तुमको 20 साल काम नहीं छोड़ने देगा, तुमको वहीं रहकर काम करना है, तो क्या कोई आदमी ऐसा स्थिति में काम धरेगा, नहीं धरेगा। तो कैसे भारत से ले जाया जाता था, तो इनको झांसा देकर भर्ती किया जाता था। इनको क्या किया जाता था, झांसा देकर इन्हें झांसा देकर भर्ती किया जाता था। अब भारत से जाएंगे कैसे, तो क्या होता था कि जो कंपनी में नौकरी दिलवाते थे ना विदेशों से, तो विदेशी दलाल होते थे। वो कहते थे कि चलो फलना जगह चलो, वहां जो है कि तुमको हम अच्छी नौकरी दिला देंगे, अच्छा पेमेंट मिलेगा, वहां रहने सहने का ये सुविधा है, इतना घंटा काम करना है, तुम बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। इस तरह का झांसा देकर भारत से मजदूरों को ले जाते थे। और इन झांसा में जो है कि क्या होते थे, मजदूर बेचारे, उनको तो पैसा का जरूरत है, हर कोई अपनी जिंदगी को बेटर बनाना चाहता है। तो बेटर बनाने के चक्कर में कोई झूठ सच बोलकर झांसा देकर कहीं विदेश ले जाता है, और ले जाने के बाद वहां काम दिलाता है। अब चूंकि विदेश में कोई काम करने जाएगा तो वहां तो अपना कोई नहीं है, वहां मजबूरी में अपना जिंदगी को जीने के लिए जो भी काम मिलेगा वो तो करना है।
तो वहां जो है कि फैक्ट्री में, कंपनी में जहाँ काम दिलवाया जाता था, तो वहां साइन करवा लिया जाता था पहले कि तुम 20 साल 10 साल तक नहीं छोड़ सकते हो काम को, तुमसे इतना पगार मिलेगा और इतना काम करना है। और वहां क्या था कि वहां जाने के बाद इन लोगों से ज्यादा देर तक काम किया जाता था, यानी कि वर्किंग ड्यूरेशन जो था, वर्किंग आवर बहुत ज्यादा था, और इसके बदले में पेमेंट उन्हें कम मिलती थी, और काम को ये लोग छोड़ नहीं सकते थे। इनको तो झांसा देकर ले जाया जाता था। और जब ये लोग वहां जाते थे तो वहां की वास्तविक स्थिति के बारे में इन लोगों को पता चलता था कि हमें जो है कि यहाँ पर जो है कि क्या किया गया है, झांसा देकर लाया गया है। तो ऐसी स्थिति में बेचारे वो लोग भी क्या कर सकते थे, वो लोग भी अब कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो है कि वो तो वहां चले गए, एग्रीमेंट पर साइन हो गया। तो अब जैसे भी हो इनको जो है कि क्या करना है, इनको जो है कि वहां पर जाकर काम तो करना ही है। तो इस तरह के मजदूरों को क्या कहा जाता था, भारतीय अनुबंधित मजदूर कहा जाता था। ये भारत से जो है कि क्या करते थे, जाते थे। अब देखिए इनको एक तरह का और नाम दिया गया था, गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता था। तो भारतीय गिरमिटिया मजदूर जो थे ये कहाँ कहाँ जाते थे, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे कि एग्रीमेंट के तहत इनको जो झांसा देकर ले जाया जाता था, तो ये किन किन देशों में ले जाया जाता था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को, अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को, भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को ये लोग कहाँ ले जाते थे, तो ये लोग कहाँ लेते थे, गुयाना, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, फिजी, सूरीनाम हो गया, फिजी हो गया, तथा अन्य कैरवाई द्वीपों में, तथा अन्य कैरवाई द्वीपों में काम करने के लिए, अन्य कैरवाई द्वीपों में इनको क्या किया जाता था, काम करने के लिए भर्ती किया जाता था, काम करने के लिए भर्ती किया जाता था। अब ये लोग विदेशी लोग थे, इनको झांसा देकर ले जाते थे, ले जाकर जितना भी कैरवाई द्वीप है, गुयाना हो गया, सूरीनाम हो गया, फिजी हो गया, और भी जितने भी मॉरिशस हो गया, ये सारी जगह जो है कि क्या किया जाता था, इनको काम का झांसा देकर ले जाया जाता था। और जब ये लोग जाते थे, आगमन पर मजदूरों को काम करने की कठोर परिस्थितियों का पता चलता था, क्योंकि यहाँ से तो झांसा देकर ले गए, वहां काम ज्यादा देर तक करना है, वहां एग्रीमेंट करा लिया, तो वहां का क्या स्थिति है। अब तो बेचारे मजदूर वहां जाते थे और काम करने के जाल में जब फंस जाते थे, तो काम की वास्तविक स्थिति का उन्हें पता चलता था। तो आगमन पर मजदूरों को, अगला पॉइंट, आगमन पर मजदूरों को काम करने की वास्तविक स्थिति का, वास्तविक स्थिति का पता चलता था, क्योंकि भारत से तो इन लोगों को झांसा देकर ले जाया गया। यहाँ तो दलाल लोग बोलते थे कि बहुत अच्छा काम है, बहुत पैसा मिलेगा, तुम्हारी तो जिंदगी बदल जाएगी, तुम 2 साल वहां काम करोगे, इंडिया होगे तो इतना पैसा हो जाएगा कि ऐश मौज का जिंदगी जियोगे। ये बेचारे पैसा का लालच में आकर, उनकी बातों को मानकर, उन पर भरोसा करके वहां चले जाते थे, और जाने के बाद वहां एग्रीमेंट करा लिया जाता था, पैसा कम मिलता था, काम का ड्यूरेशन ज्यादा था। तो वहां जाकर ये बेचारे क्या होते थे, ये फंस जाते थे, और वहां की स्थिति से अवगत होते थे कि हमको यहाँ झांसा देकर लाया गया है, लेकिन अब बेचारे कर भी क्या सकते हैं। अब तो वहां ये लोग क्या हुए, ये लोग जो है कि फंस चुके थे। अब देखिए गुलामी के इस रूप को, यानी कि जो बेमेटिया का जो पड़ता था, यानी कि झांसा देकर ले जाया जाता था, एग्रीमेंट करा कर ज्यादा देर तक काम कराया जाता था, पैसा कम दिया जाता था, तो इस चीज को, गुलामी के इस रूप को 1921 में समाप्त कर दिया गया। गुलामी के इस रूप को, 5वां पॉइंट,
गुलामी के इस रूप को 1921 में समाप्त कर दिया गया। यानी कि ये तो एक तरह का गुलामी हो गया कि जो है कि हम किससे एग्रीमेंट करा लें और उतने दिनों तक कम पैसा में हम उसको क्या कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं। बेचारा गरीब आदमी है तो उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो ये गुलामी का जो प्रक्रिया था, जो मतलब कि टेक्निक था, तो इसको कानून बनाकर 1921 में इसको क्या कर दिया जाता है, इसको समाप्त कर दिया जाता है। अब यहाँ देखिए आगे हम लोग देखते हैं विदेशों में भारतीय व्यापारी। अगला टॉपिक है विदेशों में भारतीय व्यापारी। विदेशों में भारतीय व्यापारी। यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं कि विदेश में कौन कौन से भारतीय लोग जो थे ये अपना व्यापार और व्यवसाय करते थे। तो पहले थे शिकारपुरी श्रॉफ, एक व्यापारी थे विदेश में, अपना जो है कि पैसा लगा कर काम करते थे। इनका नाम था शिकारपुरी श्रॉफ। और शिकारपुरी श्रॉफ जाने माने व्यापारी थे। एक और व्यापारी था नट्टू कोटई। नट्टू एक और व्यापारी जिनका नाम क्या था, नट्टू कोटई छोटियारो। छोटियारो शिकारपुरी श्रॉफ और ये छोटियारो जो थे, नट्टू कोटाई चटुराइयो, ये जो थे भारत के बैंकर और व्यवसायी थे, जाने माने बैंकर और व्यवसायी थे। भारत के जाने माने बैंकर और व्यवसायी थे। और ये लोग अपना पूंजी को विदेशों में इन्वेस्ट किए थे और वहीं पे जाकर ये लोग क्या करते थे, अपना काम करते थे, अपना बिजनेस को फैलाए थे। जैसे बहुत सारे विदेशी लोग भी तो हमारे यहाँ के व्यापार करते हैं ना, तो भारत में भी जिनके पास पैसा है तो वो भी जो है कि विदेशों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे और इन्वेस्ट करके वहां जो है कि अपना इनकम जनरेट करते थे, वहां अपनी कंपनियां खोले, अपना पैसा इन्वेस्ट किए, अपना बिजनेस में लगाए। तो ये क्या थे, दक्षिण और केंद्रीय एशिया में कृषि में पैसा लगाते थे। ठीक है, ये जो है कि बिजनेस में पैसा लगाते थे। तो ये जो है कि कहाँ लगाते थे, तो ये दक्षिण और केंद्रीय एशिया में, क्योंकि एशिया एक महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में कई सारे देश आते हैं। तो ये कहाँ पैसा लगाते थे, तो ये दक्षिण और केंद्रीय एशिया में, दक्षिण और केंद्रीय एशिया में, केंद्रीय एशिया में ये पैसा लगाते थे। पैसा लगाते थे यानी कि अपना बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करते थे, तो ये दक्षिण और केंद्रीय एशिया में जो भी देश आते थे तो वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपना जो है कि बिजनेस करते थे। भारत भारत और विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए, अब यहाँ देखिए जब विदेश में ये लोग अपना पूंजी इन्वेस्ट किए हुए हैं तो अब इनको तो पैसा का ट्रांजेक्शन भी तो करना होगा ना। यानी कि मान लेते हैं कोई आदमी जो है कि अमेरिका में काम कर रहा है, उसको भारत पैसा भेजना है, या फिर भारत से कोई व्यक्ति को अमेरिका पैसा भेजना है, किसी को जर्मनी पैसा भेजना है। तो हर देश का मुद्रा करेंसी क्या है, अलग अलग है। एक ही तरह का पैसा तो हर जगह नहीं चलता है। तो पैसा को क्या करना होगा, एक्सचेंज भी करना होगा। तो इसके लिए इनका क्या था, भारत और विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए, तीसरा पॉइंट में है भारत और भारत और
विश्व के अन्य भागों में पैसा भेजने के लिए इनका ये क्या होता था कि जो सिस्टम से ये लोग पैसा को भेजते थे, एक्सचेंज करते थे, तो इनका क्या होता था, एक अपना सिस्टम होता था, इनका एक अलग सिस्टम हुआ करता था, इनका एक अलग अपना सिस्टम हुआ करता था। क्योंकि व्यवसाय की ये जो भी प्रॉफिट हो रहा है या व्यवसाय के तौर पर जो भी पूंजी लगाए हैं, हमको सामान को कहीं से खरीदना है या कहीं अगर सेल करना है, तो इस काम के लिए हमको कई बार करेंसी को चेंज करना होगा और हमको एक देश से पैसा दूसरे देश में भेजना होगा। तो जाहिर सा बात है कि पैसा का एक्सचेंज करने के लिए और एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए भी हम लोगों को जो है कि क्या करना होगा, हम लोगों को एक सिस्टम बनाना होगा। तो ये चूंकि जाने माने व्यवसायी थे, शिकारपुरी शौक और नट्टू कोटई चोटियान जो थे, ये भारत के बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे। तो ये दक्षिण एशिया में जाकर और केंद्रीय एशिया में जाकर अपना पूंजी लगाते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। और बिजनेस करेंगे तो ये तो कई देशों में बेचेंगे ना, और बेचेंगे तो मुद्रा का एक्सचेंज करना होगा, और जब एक्सचेंज करना होगा तो इस केस में इनका क्या होना चाहिए, अपना एक सिस्टम होना चाहिए पैसों का लेन देन का, ये सारा चीज का। तो इसका ही अपना एक क्या किए हुए थे, एक अलग सिस्टम ही बनाए हुए थे। तो चलिए आज के डेट में हम लोग इन सारी चीजों के बारे में देखें, एक बार थोड़ा सा रिविजन करा देते हैं। हम लोगों ने आज के क्लास में देखा तकनीक की भूमिका किस प्रकार लोगों का जीवन बदलती है, कौन कौन से तकनीक 19वीं सदी में आए, टेलीग्राफ आया, रेलवे आया, फिर स्टीम इंजन आया, रेफ्रिजरेटर आया, और ये सारी चीजों ने लोगों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। और हम लोगों ने ये भी देखा कि रेफ्रिजरेटर के आने से अमेरिका से जो जानवरों को जिंदा ले जाया जाता था यूरोपीय देशों में, तो इसमें ज्यादा पैसा खर्च होता था और मुनाफा कम होता था। रेफ्रिजरेटर के आने से क्या हुआ कि वहीं पे अमेरिका में जानवर को मार देते थे, मांस निकालते थे और रेफ्रिजरेटर में डालकर जहाजों के जरिए अपने देश में लाते थे, ब्रिटेन में, यूरोपीय देशों में। और ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो है कि पैसा कमाते थे। इसके बाद हम लोगों ने अफ्रीकी वासियों के बारे में देखा कि अफ्रीका के लोगों को किस प्रकार अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। अफ्रीका जो खनिज संपदा से पूर्णतः समृद्ध देश था, वहां के लोग सुखी और संपन्न थे। वो लोग जनरली प्रकृति के द्वारा ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि अपने जमीनों में वे लोग काम करते थे या जो है कि वो जानवरों को पालकर अपना जीवन यापन गुजारा करते थे। लेकिन जब ब्रिटेन के लोग वहां गए तो उन लोगों को गुलाम बनाने के लिए इन लोगों ने देखा कि ये लोग तो कहीं कोई काम धंधा कर नहीं रहे हैं, इन लोगों के पास संसाधन इतना है कि इस संसाधन को छोड़कर ये काम नहीं करेंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अपना दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद उनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि बहुत ज्यादा टैक्स लगा देते हैं। और जब टैक्स लगा देते हैं तो खेती बाड़ी करने वाला जो व्यक्ति है तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स को पे नहीं कर पाएगा, और नहीं पे कर पाने की स्थिति में क्या होता है कि अफ्रीकन लोगों को मजबूरी में अंग्रेजों के यहाँ काम करना होता है, उनकी फैक्ट्रियों में, उनकी बगानों में, उनके कारखानों में काम करना होता है, और इसके बदले में उनको पैसा कम मिलता है। और इस प्रकार उन लोगों को क्या कर दिया गया, गुलाम बना दिया गया। अब रही बात संपत्ति की, तो उत्तराधिकार के कानून में भी वो लोग संशोधन कर देते हैं कि संपत्ति का उत्तराधिकारी परिवार का एक ही सदस्य होगा। यानी कि अगर एक बाप का 4 बेटा है, बाप अगर मर जाता है तो किसी एक बेटे को ही संपत्ति मिलेगी, और बाकी का 3 बेटा तो बेरोजगार हो गया। तो वो तीनों को क्या करना होगा, अंग्रेजों के यहाँ मजबूरी में काम करना होगा। और वर्किंग आवर वही बहुत ज्यादा टफ है और पैसा बहुत कम मिल रहा है। फिर जो है कि देखे अंग्रेज लोग यहाँ के लोग मवेशी को पाले हैं, तो मवेशियों को कैसे जो है कि हटाया जाए। तो इसके लिए क्या किए कि एशिया से एक ऐसा मवेशी लाए जिसमें कि जो है कि क्या था, एक बीमारी रिंडरपेस्ट था, एक तरह का प्लेग था जो कि मवेशियों में बहुत ही तेजी से फैलता था। और उस मवेशी को ले जाकर अफ्रीका में छोड़ दिए, और उस मवेशी के संपर्क में जितने भी मवेशी अफ्रीका के आए तो वो लोगों को बीमारी हो गया, और वो सारे क्या हो गए, मर गए। और सारे मवेशी जब अफ्रीका के मर गए तो उन मवेशियों को जो पालते थे जो लोग, तो उन लोगों का तो जीवन यापन दुर्लभ हो गया। अब उनका इनकम का साधन नष्ट हो गया, तो वो बेचारे क्या करेंगे, तो वो बेचारे अंग्रेजों के बगानों में, खानों में काम करेंगे। और हुआ भी यही, अंग्रेजों के हित नहीं हुआ जैसा वो चाहते थे। अब अफ्रीका के लोग क्या करने लगे कि वो अंग्रेजों की खानों में, उनकी बगानों में काम करने लगे, और काम का करने का घंटा जो था ये जो है कि बहुत ही ज्यादा था।
पैसा कम मिलता था और मजदूरों को अंग्रेज लोग एक कैंपस के अंदर ही रखते थे। उन्हें बाहर जाने और आने की भी आजादी नहीं मिलती थी, यानी पूरी तरह से उनके जीवन को क्या कर दिया गया, गुलाम बना दिया गया। इसके बाद में हम लोग भारत के बारे में देखें कि भारत में तो हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग लगभग अंग्रेजों का गुलामी कितने दिनों तक झेले हैं। तो यहाँ से भी विदेशों में बहुत सारे अनुबंधित श्रमिक लोग जाते थे, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग जाते थे। तो यहाँ से कैसे जो है कि ले जाया जाता था, तो पूरा का पूरा विदेशी नेटवर्क होता था, एक सिस्टम होता था जिसमें कुछ दलाल लोग जो थे भारतीय मजदूरों को क्या करते थे, झांसा देते थे कि तुमको हम अच्छी नौकरी दिला देंगे, अच्छा पेमेंट मिलेगा, जीवन बहुत सरल हो जाएगा, 2 साल के बाद यहाँ आओगे तो क्या सोचना है, गाड़ी से घूमोगे, बंगला होगा, ये होगा। इस तरह का झांसा देते थे और मजदूर इस झांसे में फंस जाते थे। और वहां जाने के बाद इनको काम की वास्तविक स्थिति में पता चलता था कि यहाँ तो जो बोलकर हमको लाया गया था वैसा है नहीं, यहाँ तो काम हमको ज्यादा करना पड़ता है। दूसरी चीज की एक आर्ग्यूमेंट करा लिया गया है कि इतना दिन से पहले हम छोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि उनकी जिंदगी वहां जाकर क्या हो जाती थी, गुलाम हो जाती थी। और दलाल लोग इनको काम के लिए कहाँ भेजते थे, तो कुछ देशों में, कई देशों में भेजते थे, गुयाना, सुरीनाम, फिजी तथा अन्य कई देशों में इन लोगों को भेजा जाता था। और वहां पहुंचने के बाद क्या होता था, इनको वास्तविक स्थिति का पता चलता था। लेकिन गुलामी का जो सिस्टम था, जो भारतीय लोगों को वहां ले जाकर बनाया जाता था या विदेश के अन्य लोगों को किसी जगह पे अनुबंध के तहत काम दिया जाता था, तो गुलामी के इस सिस्टम को 1921 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब आगे हम लोग ये देखें कि विदेशों में भारतीय व्यापारी, चूंकि हर जगह कुछ अमीर लोग रहते हैं, कुछ गरीब लोग रहते हैं, तो भारत में उस समय भी कुछ पैसे वाले लोग थे, कुछ व्यापारी लोग थे जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था। तो ये लोग भी विदेश में अपना पूंजी इन्वेस्ट करके इनकम जनरेट करते थे। तो दो प्रमुख व्यक्ति थे जो कि बहुत बड़े व्यापारी थे, भारत के थे। तो ये दक्षिण एशिया में अपने बिजनेस को जो है कि सेटअप किए। शिकारपुरी श्रॉफ और नट्टू कोटई छोटियारो थे, ये जो थे जाने माने बैंकर और व्यवसायी हुआ करते थे। और इनका व्यवसाय कहाँ चलता था, तो दक्षिण और केंद्रीय एशिया में चलता था। और जब व्यवसाय करेंगे तो इनको भारत और विश्व के अन्य भाग में ही पैसा का एक्सचेंज करना होगा, क्योंकि जब बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर ले जाना है तो अपने प्रोडक्ट को हमको तो पूरे कंट्री में बेचना होगा ना। और जब पूरे कंट्री में बेचेंगे तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको मुद्रा को कई बार एक्सचेंज करना होगा, क्योंकि हर जगह की करेंसी अलग अलग है। तो इसके लिए इनका जो था क्या था, अपना एक अलग सिस्टम था। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। अब आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक सिस्टम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।